हाय दोस्तों, चलिए आज जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसको बोलते हैं माउथ। उसके बाद से आता है क्या, ओरल कैविटी। ओरल बीट के नाम से ब्रश जो आता है ना, वो ओरल कैविटी में ही ब्रश करते हैं, ठीक है। उसके बाद से आता है बकल कैविटी। और माउथ के अंदर ही तीन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, यानी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पहला है क्या, टंग। तो टंग का काम क्या होता है, भोजन को मिक्सअप करने में, ठीक है। और साथ में टेस्ट, भोजन को निगलने में और साथ में बोलने में भी हेल्प करता है। उसके अलावा आता है क्या, सिलेब्री ग्लैंड, जिसकी संख्या 6 होती है। कितनी होती है, या 3 पेयर होता है, ठीक है। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, जो कहाँ पाया जाता है, जीभ में। उसके बाद से 2 पेयर पाई जाती है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो जीभ के नीचे होता है। और 2 होती हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, यानी ये मैंडिबल के जो लोअर जा है इसके जस्ट नीचे पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, सलाइवा का सेक्रेशन करते हैं, जो भोजन को सॉफ्ट बनाने का, बोलस फॉर्म करने का, मिक्सअप करने का कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद से आता है टीथ। तो टीथ जो होता है, ठीक है, वो 4 प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन सा, और मोलर, जो भोजन को चबाने में, काटने में, पीसने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद से आता है फेरिंग्स। क्या आता है, फेरिंग जो होता है वो कॉमन पाथवे होता है। कॉमन पाथवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि एयर और फूड दोनों वहीं से पास होता है, इसलिए फेरिंग्स को क्या बोलते हैं, कॉमन, ठीक है। उसके बाद से आता है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस फेरिंग से लेके स्टमक तक फैला होता है, जिसकी लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये एक पतला ट्यूब होता है, नली होता है, जिसको हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। इसमें भोजन फेरिंग से स्टमक में ऑटोमेटिक आता है, एक मूवमेंट पाया जाता है जिसका नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उस मूवमेंट के द्वारा फेरिंग से कहाँ जाता है, स्टमक में। अब बात करेंगे स्टमक की, तो स्टमक जो होता है वो जे शेप का होता है। किस शेप का, जे शेप का। हॉलो मस्कुलर आर्गन होता है, यानी खोखला मस्कुलर आर्गन होता है, जहाँ पे भोजन आके ठहरता है लगभग कितने घंटे, 4 से 5 घंटे। समझ में आ रहा है। जो स्टमक होता है इसमें 4 पार्ट पाए जाते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरी। इसमें 2 स्पिंचर भी पाए जाते हैं, ऊपर वाले को कार्डियक स्पिंचर बोलते हैं, नीचे वाले को पाइलोरी स्पिंचर बोलते हैं। ऊपर वाला जो स्पिंचर होता है, एक बार जब ईसोफेगस से स्टमक में भोजन आ जाता है तो पुनः स्टमक से ईसोफेगस में जाने से उसके बाद से दूसरा है पाइलोरिक स्पिंचर। तो एक बार स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन ट्रेवल कर जाएगा तो उसको पुनः वापस स्टमक में जाने से स्टमक जो होता है वो 4 लेयरों से मिलकर बना होता है। सबसे अंदर वाली क्या है, म्यूकोसा, उससे बाहर वाली उससे बाहर वाला मस्कुलरी, और सबसे बाहर वाला लेयर सेलोसा, ठीक है। इसके अलावा स्टमक में एक लिक्विड यानी एसिड का सेक्रेशन होता है, जिसका नाम है HCl। क्या नाम है, HCl, यानी HCl का सेक्रेशन होता है, जो क्या करता है, भोजन को गलाने का, तोड़ने का, ठीक है। इसके अलावा स्टमक में पेप्सिनोजेन एंजाइम भी सेक्रेट करता है, जो क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ने का। उसके बाद से आते हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे, तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को दोनों कंबाइन कर देंगे तो इंटेस्टाइन आता है। क्या आता है, इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ जो होता है कितना होता है, लगभग 7 से 9 नहीं होगा। अब इसका कितना होगा, 5.5 से 6, 7 से 9। अगर हम स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को मिलाएं तो कितना होगा, लगभग 7.5 मीटर। कितना होगा, 7 से 7.5 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लेंथ में बड़ा होता है अपेक्षा लार्ज। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है डियोडनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। डियोडनम जो होता है वो C शेप का होता है और किससे जुड़ा रहता है, स्टमक से, और इसकी लेंथ जो होती है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद से आता है जेजुनम। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पोर्शन होता है, जिसकी लेंथ होती है 2.5 मीटर, ठीक है।
और जेजुनम जो होता है वो डियोडनम और इलियम को कनेक्ट करने का या उसके बीच में स्थित होता है। लास्ट है इलियम, तो इसकी लंबाई होती है 3.5 मीटर और इलियम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पोर्शन होता है जो जाके ओपन होता है कहाँ पे, सीकम में। ठीक है, अब बात करते हैं सीकम की। तो सीकम जो होता है एक खाली बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है यानी पाउच लाइक, ठीक है, जहाँ पे इलियम भाग आके ओपन होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे चौड़ा भाग होता है। ठीक है, उसके नीचे अपेंडिक्स होता है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका शरीर में हम मुख्यतः कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन ये लिम्फेटिक टिश्यू से बने होने के कारण ये क्या करता है, स्पाइस को किल करने का कार्य करता है। ठीक है, जब इलियम ओपन होता है सीकम में तो वहाँ पे एक वाल पाई जाती है जिसको बोलते हैं इलियोसेक्टल वाल। ठीक है, यानी एक बार जब इलियम से सीकम में आ जाएगा फूड कंटेंट तो वह पुनः सीकम से इलियम में ना जाए, इसलिए वो वाल कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद से आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और कोलोन कितने होते हैं, 4। पहला है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन। उसके बाद से आता है रेक्टम और एनस। तो सबसे पहले बात करेंगे असेंडिंग कोलोन की। तो असेंडिंग कोलोन जो होता है वो हमारे राइट साइड में रहता है। कहाँ, राइट साइड में, और ये सीकम से ऊपर की तरफ जाता है। समझ में आ रहा है, राइट साइड में, और सीकम से किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। ठीक है, ये असेंडिंग कोलोन आगे जाकर लीवर के पास से 90 डिग्री एंगल पे पैरेलल समानांतर मुड़ जाता है। तो इस मुड़ाव को बोलते हैं हेपेटिक फ्लेक्सर। क्या बोलते हैं, अब ये मुड़ गया है तो इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन जो होता है हेपेटिक फ्लेक्सर से मुड़ने के बाद से स्टमक को क्रॉस करते हुए कहाँ तक पहुँचता है, स्प्लीन तक। ठीक है, और स्प्लीन तक पहुँच के वो पुनः नीचे की साइड 90 डिग्री एंगल पे मुड़ जाता है। तो इस मुड़ाव को बोलते हैं स्प्लीनिक फ्लेक्सर, क्योंकि यह स्प्लीन के पास से 90 डिग्री एंगल पर मुड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद से ये डिसेंडिंग कोलोन चला आता है नीचे तक, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ये पाया जाता है किधर, लेफ्ट साइड। कहाँ पे, लेफ्ट साइड। उसके बाद से डिसेंडिंग कोलोन आगे चलकर एस शेप का संरचना बनाता है जिसको बोलते हैं सिग्मॉइड कोलोन, और सिग्मॉइड कोलोन आकर ओपन होता है कहाँ पे, रेक्टम। रेक्टम जो होता है ये भी एक खाली पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फीसें जाके कलेक्ट होता है, यानी मल आके कलेक्ट होता है। और कलेक्ट होने के बाद से एक टाइम ऐसा आता है कि वो भर जाएगा, तो फिर एनस के माध्यम से या एनाल कैनाल के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, एनाल कैनाल में बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो 2 स्फिंक्टर गार्ड करता है, यानी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। अंदर वाले को बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर और बाहर वाले को बोलते हैं एक्सटर्नल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।